नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स के अंदर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर अपन चर्चा करेंगे वो है ओपन स्काईज ट्रीटी, जिससे अभी न्यूज़ है कि हाल ही के अंदर यूएसए जो है उसने ये घोषणा की है कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी जो है उससे बाहर हो रहा है। तो ये न्यूज़ जो है वो हमको देखने को मिली, ट्रम्प विल विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काई आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। तो यानी ये एक आर्म्स को कंट्रोल करने की एक संधि थी, वैश्विक संधि थी, और उससे यूएसए जो है वो बाहर हो रहा है, उसकी उसने घोषणा की है। अब ये क्या संधि थी और इसके क्यों यूएसए बाहर हो रहा है और बाहर होने के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, वो सब जो है वो हम आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि ये संधि क्या है या फिर इसका प्रपोजल जो है वो कब आया। तो देखो, पहले जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई उसके बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में विश्व जो है वो द्विध्रुवीय विश्व बन गया। एक बाइपोलर वर्ल्ड जो है वो क्रिएट हो गया। बाइपोलर या द्विध्रुव का अर्थ है दो ध्रुव, दो पोल्स है। एक पोल तो था यूएसए और दूसरा पोल था यूएसएसआर। यूएसए जो है वो पूंजीवाद को रिप्रेजेंट कर रहा था और यूएसएसआर जो है वो साम्यवादी कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। और इन दोनों के बीच में एक शीत युद्ध, कोल्ड वॉर जो है वो चल रहा था। और उस कोल्ड वॉर के समय ऐसा लग रहा था कि भाई कभी भी इन दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध जो है वो हो सकता है। तो युद्ध ना हो इसके लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जा सके कि भाई सामने वाली पार्टी जो है हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगी, हम सामने वाली पार्टी पर आक्रमण नहीं करेंगे। और इसके लिए एक ओपन स्काईज ट्रीटी जो है उसका प्रपोजल रखा गया। ये प्रपोजल जो है वो पहली बार 1955 के अंदर यूएसए के उस समय राष्ट्रपति थे ड्वाइट आइजनहावर, और आइजनहावर ने जिनेवा समिट के अंदर ये ओपन स्काईज ट्रीटी का जो है वो प्रपोजल रखा। और इस प्रपोजल में कहा कि यूएसए के विमान जो है वो सोवियत जो टेरिटरीज है उन सोवियत टेरिटरीज के ऊपर जा सकेंगे, और सोवियत जो विमान है वो यूएसए की टेरिटरी पर जा सकेंगे। और इससे वो एक दूसरे के जो हथियार हैं या उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर नजर रख सकेंगे। और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि सब अब जब आपको दूसरे के हथियारों का पता है, दूसरे के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का पता है, तो ये जो न्यूक्लियर वॉरफेयर होने की जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। किसी प्रकार का कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगा। जैसे अगर कई बार रूमर्स उड़ जाती है कि दूसरा जो देश है उसने इस प्रकार के न्यूक्लियर हथियार लगा दिए, और ऐसी रूमर के आधार पर आप भी अगर इसी प्रकार का बिल्डअप करने लग जाओ तो दोनों ही पक्ष जो है वो इस प्रकार का बिल्डअप करने लगेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट के बाद में जो है वो युद्ध हो सकता है। तो कॉन्फिडेंस बना रहे कि नहीं, दूसरे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये रूमर है, ये फेक न्यूज है, इसको डिस्पोज किया जा सके, उसके लिए इस प्रकार की एक संधि जो है वो प्रपोज की गई। बहुत सारे लोगों ने इसका फेवर भी किया कि नहीं, बहुत अच्छी बात है, आइजनहावर ने अच्छा प्रपोजल रखा है। परंतु फाइनली यूएसएसआर जो है वो इससे एग्री नहीं हुआ, और यूएसएसआर एग्री नहीं हुआ इसलिए 1955 का ये जो प्रपोजल था वो वहीं पर समाप्त हो गया। तो ये जो पहला प्रपोजल था वो तो समाप्त हो गया। उसके बाद में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1989, जब बर्लिन दीवार गिरती है और जो यूएसएसआर है वो एकदम कमजोर हो गया, उस समय जब वापस जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर जो थे वो यूएसए के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने वापस इस प्रपोजल के ऊपर बातचीत करना शुरू किया कि क्यों ना हम फिर से एक वैसी संधि के बारे में चर्चा करें। और फिर से उसके बाद में यूएसए की तरफ से जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसकी तरफ से नाटो, और इधर से जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उधर से वार्सो पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट और ये जो नाटो, इनके बीच में वापस से वार्ताएं जो है वो शुरू हुई, और वार्ताएं शुरू हुई, और इस वार्ताओं का जो परिणाम निकला वो परिणाम था ओपन स्काईज ट्रीटी। तो ये ओपन स्काईज ट्रीटी जो है वो क्या है, ये या कब साइन हुई है, तो इसके बारे में पहले तो हम फैक्ट्स को देख ले कुछ। तो देखो, फैक्ट सबसे पहले है कि कब साइन हुई है, तो मार्च 24, 1992, 1992 के अंदर जो है उसको साइन किया गया। 1992 में साइन हुई, परंतु ये इफेक्टिव कब हुई है, तो इफेक्टिव हुई है 1 जनवरी 2002 से ये संधि जो है इफेक्टिव हुई। कहां पर साइन हुआ ये पर, तो ये हुई जो हेलसिंकी है। हेलसिंकी कहां पर है? फिनलैंड की राजधानी है, वहां पर इसको जो है इस संधि को साइन किया गया। और इस संधि के अंदर कितने देश हैं, तो इस संधि के अंदर अगर मेंबर कंट्रीज देखें तो 34 कंट्रीज जो है वो मेंबर है। हालांकि अगर इसके सिग्नेटरीज की बात करें, इसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले कितने देश हैं, तो वो 35 है, और 35वां जो देश है वो किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान ने इसको हस्ताक्षर तो किए हैं, परंतु इस संधि की पुष्टि जो है वो उसने नहीं की, यानी वहां की जो पार्लियामेंट वगैरह है उसने इसको रेटिफाई नहीं किया, सिर्फ इसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। तो अगर हस्ताक्षर करता देश पूछे जाते हैं तो 35 है, और अगर जो इसके पूरे सदस्य पूछे जाए तो वो कितने हैं, वो 34 है। और इसमें याद रखने की बार बार बात है कि इंडिया जो है वो इसका सिग्नेटरी नहीं है, भारत जो है वो इस संधि का पार्ट नहीं है। तो ठीक है, इस प्रकार की ये संधि तो कर ली, इन्होंने नाम दे दिया ओपन स्काईज ट्रीटी। अब होता क्या है साहब इस ओपन स्काईज ट्रीटी से,
तो ये क्या करती है कि ये जो सदस्य देश हैं, ये 34 देश हैं, इन 34 देशों को ये अलाउ करती है कि वो एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसके ऊपर वो किसी प्लेन को ले जा सकते हैं। जैसे कि मान लो ये यूएसए है और इस तरफ ये यूएसएसआर या फिर अभी जो है वो कहे रशिया है। तो रशियन प्लेन जो है वो कहां पर जा सकेगा, यूएसए की जो टेरिटरी है इस टेरिटरी के ऊपर से वो प्लेन जाएगा। और वो जो प्लेन होगा ये हालांकि हथियारबंद प्लेन नहीं होगा, ये प्लेन जो है वो जो सामान्य सिविलियन एयरक्राफ्ट होता है वैसा एक एयरक्राफ्ट होगा और अनआर्म्ड होगा। और इसके अंदर आप इस प्रकार के कुछ सेंसर वगैरह लगा सकते हो जिससे कि ये जो यूएसए की पूरी टेरिटरी है इस टेरिटरी के ऊपर नजर रखी जा सके, वो सेंसर से नजर रखी जा सके कि यूएसए कहां कहां मिलिट्री एक्टिविटीज कर रहा है, कहां पर कितने उन्होंने मिसाइल डिप्लॉय कर रखे हैं। इस सब चीजों की जानकारी जो है वो आपको इससे मिल जाएगी और उसको मिलने के बाद में वो जो जानकारी है वो बाकी जो देश है उनके साथ में भी साझा की जा सकती है। और ये जो देश है इस देश को अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन वहीं पर दूर हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या अलाउ करता है, इट परमिट्स ईच स्टेट पार्टी जो इसके मेंबर है, शॉर्ट नोटिस, आपको एक शॉर्ट नोटिस देना होता है 72 घंटे का और उससे उसके अंदर आप अनआर्म और ये रिकॉनेसेंस की जो व्हीकल है वो फ्लाइट्स वहां पर लेके जा सकते हो और इसकी एंटायर टेरिटरी जो है उसके ऊपर ले जाएंगे और कलेक्ट द डेटा ऑन मिलिट्री फोर्सेस एंड एक्टिविटीज। तो सैन्य जो गतिविधियां हैं उसकी जो भी एक्टिविटीज की जो भी डेटा है उसको आपको यहां से मिल जाएगा। इससे लाभ क्या हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि एक दूसरे के बीच में कॉन्फिडेंस जो है वो बना रहेगा और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी कि हमें भी मतलब यूएसए को पता रहेगा कि भाई रशिया ने कहां कहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस कर रखा है, रशिया को पता रहेगा यूएसए ने कहां इंस्टॉलेशंस कर रखा है। तो कोई भी फेक न्यूज या इस तरीके की बात जो है वो नहीं चलेगी, रूमर्स के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिए जाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में जो है वो इसको रखा गया। और फिर यहां से जो भी डेटा आया वो जितने भी होस्ट कंट्री है उसके पास में भी, होस्ट कंट्री मतलब ये तो है ऑब्जर्विंग कंट्री, ये तो ऑब्जर्व करने वाले देश है और ये है होस्ट। तो ये जो भी डेटा इन्होंने गैदर किया उसको इनको किसके साथ शेयर करना पड़ेगा, इस होस्ट कंट्री के साथ भी शेयर करना पड़ेगा और इसकी एक जो रिपोर्ट है वो बाकी सभी जो सदस्य देश है उनको भी मिलती रहेगी। तो इससे वो जो सदस्य देश है उनको भी पता रहेगा कि भाई कहां पर कितना मिलिट्री बिल्डअप जो है वो हो रहा है। तो इस तरीके से एक कंफ्यूजन जो है वो दूर करने की बात यहाँ पर है। तो अभी जैसे अपन अभी देखते हैं कि लद्दाख के अंदर भारत और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है। अब उसमें बहुत सारे न्यूज जो है वो न्यूज के अंदर बहुत सारी बातें हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 5000 सैनिक आ गए हैं और कुछ कह रहे हैं कि साहब 30,000 सैनिक हैं, कुछ कह रहे हैं बहुत बड़े मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है वहां पर चाइना ने भी कर दिए हैं, भारत ने भी कर दिए हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है इसके बारे में जो न्यूज है वो नहीं है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, अगर ये दोनों देश इसके सदस्य होते तो क्या होता, तो एक फ्लाइट जो है वो जाती और वो फ्लाइट जाकर उस पूरे एरिया को कवर करती और कवर करके हमें ये पता लग जाता है कि भाई चाइना ने कहां कहां पर कितना मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रखा है और जो चाइना है उसको भी भारत के बारे में इस प्रकार की बातें पता लग जाती। तो जो भी कंफ्यूजन और उसके कारण जो प्रॉब्लम शुरू हो रही है वो उसी समय जो है वो दबा दी जाती। हालांकि ये डेटा प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका भी है और वो डेटा प्राप्त करने का दूसरा तरीका है वो है सैटेलाइट इमेजेस। आप सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से भी डेटा प्राप्त कर सकते हो। जैसे भारत जो है वो अभी कई एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि इन मिलिट्री बिल्डअप की जो बात है उसको वो फेक करार देते हैं और वो करार देते हैं किस आधार पर, तो सैटेलाइट डेटा पर कि भाई सैटेलाइट्स के आधार पर वहां पर अगर डेटा देखा जाए तो इतने ज्यादा सेना जो है उसका प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो अब सैटेलाइट का डेटा भारत तो यूज कर सकता है, चाइना यूज कर सकता है, पर ये जो 34 देश हैं इनमें कई ऐसे देश हैं जिनके पास में वैसे सैटेलाइट का डेटा प्राप्त करने की क्षमताएं नहीं है। तो उन देशों को इस प्रकार की जो संधि है उसी के ऊपर उनको निर्भर रहना पड़ता है और ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक मेजर जो है वो हमको दिखाई देता है। अब और इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, तो ये ओपन स्काईज कंसल्टेटिव कमीशन एक है जो कि इसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है कि भाई ये सभी काम, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि आपको 72 घंटे से पहले जो है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई हमारा प्लेन जो है कहाँ से जाएगा, उसके अंदर कौन कौन से सेंसर्स लगे होंगे, ये बात बतानी पड़ेगी। ये सब चीजें जो है वो देनी होती है। और ये जो फ्लाइट है, ये जो ऑब्जर्वेशन की जो फ्लाइट आई है, ये आपको 96 आवर्स के अंदर, 96 घंटे के अंदर आपको ये फ्लाइट पूरी करनी होती है। ऐसे नहीं है कि भाई एक बार चल गए तो बस घूमते ही रहो। तो 96 आवर्स के अंदर जो है वो आपको ये फ्लाइट का पूरा जो ड्यूरेशन है वो उस ड्यूरेशन में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की ये संधि थी ओपन स्काईज ट्रीटी की, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम जो है वो करती थी।
और अब इससे कौन बाहर हो रहा है, तो यूएसए जो है उसने इससे बाहर होने की घोषणा की। तो यही बात जो है वो यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है। अब देखें तो यूएसए क्यों विड्रॉ हो रहा है भाई, अगर जब ये इतनी अच्छी ट्रीटी है, अगर इस प्रकार से वैश्विक सहयोग को अगर ये बढ़ावा देती है, तो यूएसए विड्रॉ क्यों कर रहा है। तो यूएसए ने इस विड्रॉल के पीछे जो मुख्य आरोप लगाया है, वो आरोप लगाया किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। रशिया के ऊपर आरोप ये लगाया यूएसए के द्वारा कि जो रूस है वो इस ट्रीटी का ढंग से कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है, यानी ट्रीटी का जो पालन है वो रूस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार का आरोप कि भी कैसे नहीं किया जा रहा, तो इन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए। इन्होंने कहा कि भाई हमारे जो फ्लाइट्स हैं उनको मॉस्को के ऊपर जो फ्लाइट्स हैं उन फ्लाइट्स को मॉस्को के ऊपर से जाने से रोका जाता है। और इसके अलावा मॉस्को के अलावा रूस के अंदर साउथ रूस में एक जगह है जिसका नाम है चेचन्या। तो ये जो चेचन्या है वहां पर एक चेचन युद्ध जो है वो भी रशिया के बीच में और चेचन्या के बीच में हुए। और ये जो चेचन्या है इसके ऊपर से भी फ्लाइट्स को वो गुजरने नहीं देते भाई। उस संधि में तो ये है कि जो पूरी टेरिटरी होगी रशिया की, जो पूरी टेरिटरी होगी उस पर जो है प्लेन जा सकता है और वहां पर डेटा गैदर कर सकता है। पर इन्होंने कहा कि मॉस्को और चेचन्या में, और इसके अलावा ये अबखाजिया और जो साउथ ओसेशिया है इन पर भी रूस जो है वो अलाउ नहीं करता है। ये कहां है अबखाजिया और ये साउथ ओसेशिया, तो ये देखो ये इस मैप के अंदर आपको पता लगेगा। ये जो है ये अबखाजिया और जो साउथ ओसेशिया है ये वैसे तो टेरिटरी है किसकी, जॉर्जिया की। ऊपर तो ये रशिया है और नीचे यहां पर जॉर्जिया है। हालांकि परंतु ये जो क्षेत्र है वो टेरिटरी तो जॉर्जिया की है, परंतु अभी इनके ऊपर जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है वो रशिया का है। यानी रशिया ने वहां पर एक लोकल गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल कर दी और ये कहलवा दिया कि भाई ये दोनों एरियाज जो है वो इंडिपेंडेंट है और इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, तो प्रोटेक्टोरेट के रूप में रशियन आर्मी जो है वहां पर डिप्लॉयड है। यानी रूस जो है वो इन क्षेत्रों को क्या करता है, रक्षा करता है तो किसकी, जॉर्जिया के, परंतु जॉर्जिया से सेपरेट करने का काम जो है रूस कर रहा है। अब यहां से अगर कोई फ्लाइट गुजरती है, अगर कोई वो जो डेटा लेने वाली, तो रूस यहां से परमिट नहीं करेगा कि साहब आप इस अबखाजिया के ऊपर नहीं से नहीं जा सकते, ये साउथ ओसेशिया का जो पार्ट है इसके ऊपर से नहीं जा सकते, इसके ऊपर यहां पर जॉर्जिया से लगती हुई सीमा पर यहां पर है चेचन्या, और चेचन्या जो है वहां से भी फ्लाइट जा नहीं सकती। तो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस जो है उन्होंने लगाए। रेस्ट्रिक्शन लगा रहे थे इसका मतलब रशिया उसका पूरा पालन जो है वो नहीं कर रहा है। इसके अलावा दूसरा उन्होंने जो आरोप लगाया वो कहा इस कैलिनिनग्राड पर। कैलिनिनग्राड जो है वो रशिया की टेरिटरी है जो कि लिथुआनिया और पोलैंड इन दोनों के बीच में, और वहां पर भी रूस का जो नेवल बेस है वो बड़ा एक नेवल बेस है और एक बड़ा फ्लीट जो है वहां पर स्टेशनड है। और रूस जो है वो उसके ऊपर से भी आपकी फ्लाइट्स को गुजरने, तो ऊपर से तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले ही काफी पहले जो है वो फ्लाइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। यानी रूस के ऐसे क्षेत्र जहां पर सैन्य प्रेजेंस है वहां से अगर उन फ्लाइट को नहीं गुजरने दिया जाएगा तो वो जो डेटा मिलना चाहिए था वो डेटा नहीं मिलेगा, और जो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए थी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल जाएगी। अगर आप ये देखें ये कैलिनिनग्राड कहां पर है, तो देखो ये इस तरफ ऊपर की तरफ ये लिथुआनिया है, ये लैटविया है, इधर ये बाल्टिक सागर, इधर नीचे की तरफ पोलैंड है, और बीच में ये टेरिटरी है। और ये टेरिटरी जो है रशिया की टेरिटरी है और इसको कैलिनिनग्राड जो है उसको कहा करते हैं। और ये जो रशिया की टेरिटरी है यहाँ पर एक बड़ा मिलिट्री फ्लीट जो है वो और रूस का स्टेशन है, परंतु यहाँ से प्लेन जो है उसको वो अलाउ नहीं करता। तो इस वजह से भी उन्होंने इस संधि से बाहर निकलने की बात जो है वो रूस के द्वारा की गई है। तो यूएसए की जो सूचनाएं हैं वो यूएसए से मिल जाती है रशिया को, क्योंकि यूएसए और रशिया तो संधि के पार्ट है, और रशिया जो है उससे सूचनाएं कहां से किसको मिल सकती है, चाइना को मिल सकती है। यानी रशिया जो है वो यूएसए को अगर कम करना चाहे तो वो अपनी सूचनाएं जो है चाइना को दे सकता है, परंतु क्या चाइनीज सूचनाएं यहां मिल जाएगी, तो चाइनीज सूचनाएं जो है वो नहीं मिलेगी। यानी ये जो संधि हो गई वो किसके लिए डिसएडवांटेजियस हो गई, रशिया के यूएसए के लिए जो है वो डिसएडवांटेजियस हो गई। तो इस कारण भी जो यूएसए है वो इस संधि से बाहर हो गया है। यूएसए अधिकतर जिन संधियों से बाहर हुआ अधिकतर उसने जो कारण बताए उस कारण में मतलब बताता तो हमेशा ही रशिया के वायलेशंस है, परंतु चाइनीज फैक्टर जो है वो उसमें एक बड़ा फैक्टर है कि चाइना अभी जितनी भी आर्म्स कंट्रोल की जो ट्रीटीज है उसमें चाइना का भी उसका पार्ट
नहीं है। तो इस कारण से जो है वो बाहर हो। तो ये हमने देखे कि भाई किस किस कारणों से जो यूएसए है वो इस संधि से बाहर हो रहा है। और एक बात अपन को जो ध्यान में इसमें रखनी है वो ये रखनी है कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज हैं जो कि हमें याद रखने हैं कि वो कहां पर है। तो इसके अंदर मॉस्को का तुमको पता ही है, चेचन्या एक तो बड़ा, दूसरा अबखाजिया, साउथ ओसेशिया और कैलिनिनग्रेड, ये जो एरियाज है इन एरियाज की लोकेशन भी हमको ध्यान रखनी। तो ये है, इस कारण से यूएसए जो है वहां से विड्रॉ कर रहा है। अब इसके बात आती है इम्प्लीकेशंस क्या है, क्या इसके प्रभाव रहेंगे। तो देखो ये जो है वो एक तीसरी मेजर ऐसी संधि है जिससे यूएसए पिछले कुछ दिनों के अंदर बाहर हो गया। इससे पहले ईरान के साथ में एक न्यूक्लियर डील थी जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA जो है वो कहा जाता, 2015 के अंदर साइन की गई थी। और उसके माध्यम से ये इंश्योर हुआ था कि जो ईरान है वो अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको वो बंद कर देगा, और उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के बाद में यूएसए उस पर लगे हुए जो सैंक्शंस हैं, जो आर्थिक प्रतिबंध है, उनको हटा देगा। परंतु यूएसए ने वापस ईरान पर आरोप लगाया कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो हथियार है उसको बनाने पर भी काम कर रहा है, और इसलिए यूएसए उससे बाहर हो गया। इसके बाद में यूएसए जो है वो पिछले साल इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस जो ट्रीटी थी उससे भी बाहर हो गया। ये क्या है इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज फोर्सेस ट्रीटी? देखो ये ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1987 के अंदर, 1987 के अंदर यूएसए और रूस के बीच में साइन की गई थी। और इस ट्रीटी के माध्यम से ये कहा गया कि दोनों देशों के पास में जो लंबी दूरी की जो इंटरमीडिएट रेंज की जो ये मिसाइल्स होती है, इन मिसाइल्स की संख्या को वो लिमिट कर देंगे। यानी आप जो है 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक की रेंज की जो मिसाइल्स होगी, उन मिसाइल्स को क्या कर दिया जाएगा, उनका जो है उनको लगाया नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये एक संधि थी जो कि आर्म्स को कंट्रोल कर रही थी। देखो अपन ने कोल्ड वॉर का पीरियड देखा, कोल्ड वॉर के पीरियड के अंदर दोनों यूएसए और यूएसएसआर ये दो बड़े ब्लॉक बन गए, और दोनों के द्वारा हथियार जो है वो बनाने बिल्डअप करना शुरू कर दिया, दोनों ने खूब सारे हथियार लेने शुरू कर दिए। अब स्थिति ऐसी पहुंच गई कि एक सिद्धांत उसमें आता है जिसको अपन कहते हैं मैड। मैड का सिद्धांत क्या होता है? मैड होता है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी अब हथियार आपके पास इतने हो गए कि आप इन हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी भी एक भी पक्ष ने प्रयोग किया तो दूसरा पक्ष भी प्रयोग करेगा, और दूसरा पक्ष करेगा तो ये अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, निश्चित रूप से दोनों का ही विनाश हो जाएगा, म्यूचुअली दोनों का विनाश होगा। तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन तब कहा कि जब अगर अपन यूज ही नहीं कर सकते तो ये हथियार जो है हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं। और इसीलिए फिर कई सारी संधियां ऐसी की गई जिससे कि आर्म्स जो है उसको कंट्रोल किया गया। और उसी में एक जो संधि थी वो थी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, जो कि 1987 के अंदर की गई। और इससे भी फरवरी 2019 के अंदर 2019 के अंदर यूएसए जो है इससे विड्रॉ कर चुका है। तो ये इसका अर्थ है कि यूएसए ये दिखा रहा है कि यूएसए जो है इस प्रकार के आर्म्स कंट्रोल जो ट्रीटीज है अब उनसे बाहर की ओर जा रहा है। और ये जो आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट है उसके फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्लीक फ्यूचर हमको दिखाई देता है कि अब आगे आर्म्स कंट्रोल के ऊपर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। फिर एक और जो बड़ी बात आती है वो आती है इस न्यू स्टार्ट। एक और बड़ी जो चर्चा में आ रही है वो न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट क्या है? न्यू स्टार्ट का मतलब जो है वो एक, ये तो एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। देखो जैसे अपन ने कहा कि भाई जो सोवियत या इनके बीच में यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में ये कहा कि भाई ये जो आर्म्स है उसको अपन को रिड्यूस करना चाहिए, और इसलिए 1991 में एक संधि की गई जिसको कहा गया स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो ये स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी की गई, और इसमें एक आ गया कि साहब जो दोनों देश हैं वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसकी संख्या को कम करके 6000 न्यूक्लियर वेपन्स कर लेंगे, और 6000 ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास में नहीं होंगे, और जो आपके इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो 1600 से ज्यादा नहीं होंगी। तो इस प्रकार की संधि की गई जिसको कहा गया स्टार्ट, 91 में की गई थी, और ये संधि लागू हुई थी 1994 के अंदर। और ये जो संधि है, स्टार्ट वाली जो संधि है, ये 2009 में एक्सपायर हो गई, यानी 2009 तक ही इसका पीरियड था। उसके बाद ये संधि जो है वो समाप्त हो गई। अब संधि समाप्त हो गई तब कहा कि भाई ये संधि तो समाप्त हो गई, अब आगे वाले समय में क्या करेंगे, क्या अब वापस न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बढ़ा सकते हैं? तो फिर वापस कहा कि नहीं,
हम जो है फिर से एक नई संधि करेंगे, और उसको नाम दिया गया न्यू स्टार्ट। और ये न्यू स्टार्ट जो है वो साइन हुई 2010 में, 2010 के अंदर तो ये साइन हुई है, और ये जो एनफोर्स हुई है या इफेक्टिव हुई है वो हुई है 2011 से। और ये जो संधि है ये समाप्त होने वाली है फरवरी 2021 के अंदर, यानी ये जो न्यूक्लियर आर्म्स जो नई जो स्टार्ट ट्रीटी है वो 2021 में समाप्त हो जाएगी। और ये संधि भी न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनको कंट्रोल करने की बात करती है। कहते हैं कि दोनों जो देश हैं वो 1550 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो उनको वो लगा नहीं सकते, तो उनसे ज्यादा जो है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेंगे। तो इस तरीके की बात कर रही है। पर अब अगर यूएसए अगर जब इन सभी चीजों से बाहर हो रहा है तो 2021 के अंदर ये जो संधि है इस संधि को ये एक्सपायर हो जाएगी, एक्सपायर होगी तो इसके रिन्यूअल की बात आएगी या फिर कोई नई संधि पर बातचीत की बात होगी। और इन सब के अंदर यूएसए का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि अब तक का उसका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव रहा है। तो इसका मतलब है विश्व के अंदर से इन आर्म्स की जो रेस है उसको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी संधियां हैं वो धीरे धीरे करके वो सारी समाप्त होती जा रही है। और आर्म्स कंट्रोल अगर नहीं हुए तो दोनों जो भी ब्लॉक्स बनेंगे या जो भी राइवलरीज होंगी वो सारे के सारे राइवलरीज जो है वो आर्म्स को बढ़ाएंगे। और जब जब आर्म्स बढ़े उसके बाद में एक कोई पॉइंट ऐसा आया है जब उन आर्म्स का यूज होता है, छोटा मोटा यूज होता है, और उसके बाद में धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जो है वो विश्व युद्ध की शक्ल ले लेता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों जो विश्व युद्ध है उनसे पहले के अगर हम सर्कमस्टांसेस को देखें तो इसी प्रकार की चीजें जो है वो हुई है। विश्व जो है दो गुटों में बटा है और दोनों गुटों के द्वारा मिलिटराइजेशन किया गया, और एक पॉइंट ऐसा आया जब उस मिलिट्री जो वेपन्स थे उनका यूज कर लिया गया। तो आगे भी फिर ये ग्लोबल डिस्ट्रक्शन जो है उसके पाथ को ये हमको आगे दिखाता है। तो ये जो न्यू स्टार्ट है उसका फ्यूचर और ज्यादा जो है वो खराब हो सकता है। फिर इसके अलावा जो यूएसए है उस यूएसए के साथ में जैसे हमने देखा कि ओपन स्काईज ट्रीटी जो है उसमें 34 कंट्रीज है, उसमें अधिकतर जो कंट्रीज है वो यूरोपियन देश है या वो देश हैं जो कि यूएसए के मिलिट्री एलाइज हैं, जो उसके नाटो पार्टनर्स हैं। तो वो जो मिलिट्री एलाइज है उनके साथ में उसके संबंध खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रशिया से यूएसए तो बहुत दूर बैठा है, जो रशिया है उससे यूएसए तो बहुत दूर बैठा है, परंतु ये यूरोपियन यूनियन जो है ये और रशिया ये तो एकदम आसपास में ही है। रशिया का आधा पार्ट जो है तो यूरोप में ही है, और यूरोप के अंदर यहां पर एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन। यूक्रेन में कई सारी टेंशंस जो है वो चल रही है, और बार बार ऐसी न्यूज आती है कि यूक्रेन के का जो बॉर्डर है उसके ऊपर रूस के द्वारा वहां पर मिलिट्री डिप्लॉय की जा रही है। तो अब तक अगर ये संधि रहती है तब तक तो इसके जो यूरोपियन एलाइज है यूएसए के उनको रशिया की सारी सूचनाएं मिल रही थी कि वो कहां पर मिलिट्री डिप्लॉय कर रहे हैं। परंतु अब अगर ये सब इससे बाहर हो गए तो फिर ये जो मिलिट्री एक्टिविटीज है उन मिलिट्री एक्टिविटीज की सूचनाएं जो है आपको नहीं मिल पाएगी, और नहीं मिल पाएगी तो ये जो यूएसए के जो एलाइज है उन एलाइज के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं हुई, यानी इनके जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में से क्या हो जाते हैं वो इससे खराब हो जाते हैं। और फिर जैसा अपन ने देखा कि अगर सभी संधियां इस प्रकार खराब हुई तो ये जो ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो भी इम्पैक्ट इससे हो जाएगा। क्योंकि नया जो फरवरी 2021 मतलब क्या 20 जनवरी 2020 को यूएसए का नया प्रेसिडेंट जो है वो शपथ लेगा, मतलब वो अपने उस ऑफिस में चला जाएगा, और 20 जनवरी और उसके बाद फरवरी के अंदर ये जो संधि है वो एक्सपायर हो रही है। तो अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप अगर वापस प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका एटीट्यूड तो इसके प्रति नेगेटिव ही रहेगा, और अगर कोई दूसरा प्रेसिडेंट बनता है, जॉय बाइडेन बनता है या डेमोक्रेट्स में कोई बनता है, तो उसके लिए भी ये नई संधि जो है नेगोशिएट करना अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो है ये तो और ज्यादा खराब है। और इसका जो एक और बड़ा फैक्ट कि ये इट विल इंटेंसिफाई दी साइनो यूएस राइवलरी, यूएसए और चीन के बीच में जो प्रतिद्वंद्विता चल रही है वो अब और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बार बार यूएसए जो है ये चाहता है कि नई कोई भी ट्रीटी हो उसके अंदर किसको शामिल किया जाए, चाइना जो है उसको उसमें शामिल किया जाना जरूरी है। पर चाइना क्या इतनी जल्दी किसी नई संधि के अंदर आ जाएगा ऐसा दिखता, चाइना के एटीट्यूड से ऐसा दिखता नहीं है। तो इसलिए ग्लोबल सिक्योरिटी जो है उसको भी प्रॉब्लम में है, और ये जो साइनो यूएस राइवलरी है ये अब और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगी, और इसके रिजल्ट्स जो है वो हो सकता है कि विश्व के सामने भयानक रिजल्ट हमको देखने को मिले। तो ये सब इम्प्लीकेशंस हैं जो कि हमको दिखते हैं कि ये ओपन स्काईज ट्रीटी से अगर यूएसए बाहर हुआ तो इसके क्या क्या प्रभाव जो है वो होंगे। ये है इसके प्रभाव।
तो ये था ओपन स्काईज ट्रीटी का मसला और उससे यूएसए का बाहर होना, क्या ओपन स्काईज ट्रीटी है और उसके क्या इफेक्ट और क्या उसके कारण जो है वो रहे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलें। धन्यवाद।